अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको बहुत-बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान ने एक बड़ा मैच जीता है बड़े अरसे के बाद और इसको मैं बड़ा मैच 3 रीज़न्स की वजह से कह रहा हूँ। एक तो जो पाकिस्तान की क्रिकेट के एनालिस्ट हैं जैसे शोएब अख्तर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीत ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान ये तीनों मैचेस हारेगा। ये प्रेडिक्शन थी शोएब अख्तर की। उसके बाद फिर बासित अली की भी प्रेडिक्शन तकरीबन ऐसी ही थी। राशिद लतीफ भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे और भी जो पाकिस्तान के क्रिकेट के एनालिस्ट हैं उन सबका ये ख्याल था कि पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से नहीं जीत पाएगी क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान से तगड़ी टीम है, अपनी कंडीशंस में खेल रही है। तो उस लिहाज से उन एनालिस्ट को बड़ा तमांचा मारा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नौजवान प्लेयर्स ने। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान की रेटिंग भी बेहतर थी। अगर आप देखें आईसीसी रैंकिंग्स देख लें, रिसेंट टाइम में रिकॉर्ड देखें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आखिरी 5 मैचेस में से 3 अफगानिस्तान जीता हुआ था। तो वो चीज़ भी थी और इसके अलावा जो एक राइवलरी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के फैन्स ने तो बहुत अरसे से इसको बहुत एक अपनी ईगो का मसला बनाया हुआ था। अब पाकिस्तानी फैन्स भी इसको सीरियस लेना शुरू हो गए हुए हैं कुछ अरसे से। तो एक किस्म का एक इज़्ज़त का मसला भी था अफगानिस्तान से जीतना। तो उस लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए एक इम्पोर्टेंट जीत मिली है। मेरे ख्याल में इस मैच का जो टर्निंग पॉइंट था, वो सलमान अली आगा के वो 2 छक्के थे जो उन्होंने राशिद खान को लगाए। क्योंकि जब आपकी 4 विकेटें गिरी हुई हैं, आपकी टीम अंडर प्रेशर है, वहाँ अगर आप वो डाउन कर जाते तो आपकी टीम 140, 150 से ऊपर ना जा सकती। लेकिन ये 160, 165 वाली पिच थी, वहाँ पर सलमान अली आगा ने काउंटर अटैक किया, जिससे पाकिस्तान को मोमेंटम मिला। उस मोमेंटम को बाद में नवाज ने कैरी किया, फिर फ़हीम अशरफ ने भी कैरी किया और पाकिस्तान पार से कोई 10-15 ऊपर ही जाने में कामयाब हुआ है, नीचे नहीं रहा। तो ये बहरहाल मेरे ख्याल में सलमान अली आगा की अब तक की टी20 करियर की सबसे बेस्ट इनिंग कंसीडर की जाएगी। और सलमान अली आगा के बारे में मैंने कल के मैच प्रीव्यू में भी ये बात की थी कि पाकिस्तान को इन पिचेस पे एक ऐसे बैट्समैन की ज़रूरत है, जो कि 20 ओवर तक बैटिंग करे और बाकी उसके साथ इर्द-गिर्द बैटिंग करते रहें। और सलमान अली आगा के बारे में मैंने ये बात की थी कि उनमें ये एबिलिटी है कि वो 20 ओवर खेल सकते हैं और आज उन्होंने उस एबिलिटी का डेमो भी दिया। आने वाले मैचेस में भी आगा को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एज़ अ कैप्टन जब वो परफॉर्म करेंगे तो टीम पर उनकी ग्रिप बेहतर होगी। प्लेयर्स में उनकी रिस्पेक्ट बेहतर होगी और डिसीजन मेकिंग करने में भी उनका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। इसके अलावा जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की है तो उसमें जो 12वां ओवर हुआ है हारिस रऊफ वाला, वो मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट था बॉलिंग में। बिल्कुल वैसे ही जैसे आगा का के 2 छक्के बैटिंग में टर्निंग पॉइंट थे। जब पाकिस्तान ने 12वें ओवर में 2 विकेटें ले ली थी तो पाकिस्तान वहाँ मैच जीत गया था। उसके बाद अफगानिस्तान की जितनी भी रेजिस्टेंस थी वो जस्ट एक मैटर ऑफ टाइम था। पाकिस्तान ने जीत ही जाना था। पाकिस्तान इसको बेहतर मार्जिन से जीत सकता था, आखिर पे आके थोड़े से रन्स खा लिए। लेकिन एक चीज़ जो आगा ने एज़ अ कैप्टन मेरे ख्याल में गलती की है वो ये है कि उसने जो 4 ओवर पार्ट टाइमर से या 5वें बॉलर के जो 4 ओवर पहले 10 में करवा लिए, उसकी स्ट्रेटजी ये थी कि आखिरी 10 में मैं सेफ हो जाऊँ कि मेरे पास सारे बेहतर बॉलर्स के ओवर बचे हों। लेकिन बड़ी टीमों के अगेंस्ट इस तरीके से जब आप 3-4 ओवर वीक करवाएँगे और मोमेंटम दूसरी टीम को दे देंगे, तो फिर आपके जो इम्पोर्टेंट बॉलर्स हैं बड़े बॉलर्स हैं, उनको भी मार पड़ जाती है। तो ये स्ट्रेटजी वहाँ पे चलेगी नहीं। फिर सुफियान मुकीम को जब उन्होंने 11वें ओवर में लेके आए हैं, इसका मतलब है कि उनका चौथा ओवर जो होना था, वो 17वां ओवर होना था इनिंग्स का। अब 17वें ओवर में आप सुफियान मुकीम को बॉलिंग देने का, एक रिस्ट स्पिनर को बॉलिंग देने का रिस्क ले सकते हैं क्योंकि मुखालिफ टीम ने अटैक करना होता है और रिस्ट स्पिनर को जब अटैकिंग मोड में कोई टीम आती है, तो वहाँ पे 1-2 छक्के लगने का चांस होता है। तो आगे जाके जब पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट मैचेस और होते हैं, इवन अफगानिस्तान से या इंडिया से या श्रीलंका से, तो वहाँ पे सुफियान मुकीम को आप 8वें-9वें ओवर से लेके आ जाएँ, ये ज़्यादा सेफ है, ताकि 15-16 ओवर तक आप उनके ओवर्स करवा लें। बहरहाल बॉलिंग कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है, आपके पास 2 स्पिनर हैं, एक पावर प्ले में फिंगर स्पिनर नवाज बॉलिंग कर रहे हैं, फिर मिडल ओवर्स में सुफियान मुकीम आ जाते हैं, बीच में से आप साइम अयूब या आगा से ओवर करवा लेते हैं। फास्ट बॉलिंग में नई गेंद के साथ शाहीन आ जाते हैं, मिडल ओवर्स में हारिस आ जाते हैं, डेथ ओवर्स में हारिस आ जाते हैं, तो ये भी चीज़ अच्छी है। पाकिस्तान ने बहुत सारे बॉक्सेस टिक कर लिए हैं। आज से कुछ महीने पहले तक 2-3 महीने पहले तक लग रहा था कि ये टीम कुछ नहीं कर पाएगी, इसमें बहुत अनसर्टेनिटी है, प्लेयर्स पे ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर आगा ने परफॉर्म करना शुरू किया, सॉरी साहिबजादा ने परफॉर्म करना शुरू किया, उसके साथ फिर वेस्ट इंडीज में साइम ने अच्छा परफॉर्म किया टी20 में। बीच में से आके नवाज ने प्लेयर ऑफ द सीरीज जीता, सुफियान मुकीम ने बड़े अच्छे स्पेल किए, अब शाहीन और हारिस रऊफ भी फॉर्म में आते जा रहे हैं, आगा ने भी आज बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। तो अब जो 2 एरियाज ऑफ अनसर्टेनिटी अभी भी है, एक वो मोहम्मद हारिस है, उनकी कीपिंग बड़ी डिस्टर्बिंग चल रही है, खासकर स्पिनर्स के अगेंस्ट, और उनकी बैटिंग भी उनसे डिलीवर हो नहीं पा रहा। बाबर आजम के अगेंस्ट बड़े लंबे-लंबे जुमले उन्होंने बोले, लेकिन उन्हें अपने बैट और अपने ग्लव्स के ज़रिए जवाब देने की ज़रूरत थी, जो कि उनसे आज भी नहीं हो सका।
फिर फ़खर ज़मान की फ़िटनेस पर भी क्वेश्चन मार्क है, सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन आपको मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ और हम सबने देखा भी है कि वो आते हैं, 1-2 मैचेस खेलते हैं, फिर इंजर्ड हो जाते हैं और ये पिछले कोई साल 2 साल से ये चीज़ मुसलसल चलती जा रही है। 2023 के एशिया कप से ये चीज़ शुरू हुई थी और अब तक हमने अगले 2 साल में फ़खर ज़मान को बार-बार अनफिट होते हुए देखा है। तो अपनी फ़िटनेस पर फ़खर ज़मान को काम करने की ज़रूरत है और इस पर पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के फिजियोज़, कोचेज़ उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरह बार-बार क्यों हो रहा है।